हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में। और यहाँ से आप ये मत सोचिएगा कि हम मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के अंदर घुसने वाले हैं, नहीं। आपके सेमेस्टर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में एक मटेरियल साइंस करके सब्जेक्ट होता है, उसमें आप डिटेल वर्जन पढ़ते हो। बट हम यहाँ पे मटेरियल के अंदर इन डेप्थ नहीं जाएंगे, उतनी ही डेप्थ में जाएंगे जितनी हमें हमारे मशीन के लिए ज़रूरत है। बिल्कुल आउटलुक टाइप पढ़ेंगे हम लोग। सेम मटेरियल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस जो हो किसी न किसी मटेरियल से जा रही है, तो वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जितना उस सब्जेक्ट के लिए जरूरत है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल शॉर्ट समरी टाइप में मैं फटाफट सारी चीजें आपको कवर कर दूंगा आधे घंटे के अंदर। और तीनों मटेरियल के बारे में उतना जानेंगे जितना हमें इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने के लिए जरूरत है, ठीक है? घबराइएगा नहीं। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल, सेकंड है मैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड है इंसुलेटिंग मटेरियल। तो फटाफट देखते हैं कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि 9, 10, 11, 12 हम जानते हैं सर कि कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर 4 कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इस ऑर्डर में होती है। कंडक्टिविटी को कैसे सिग्मा से सिंबल करते हैं आपको पता है। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है आपको पता है ना? इनवर्स रिलेशन होता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में, ठीक है? तो गोल्ड की सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, फिर सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की। तो क्या सर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी वाले मटेरियल को हम यूज कर सकते क्या? नहीं यूज कर सकते। पहली चीज तो बहुत ही महंगे हैं, और दूसरी चीज कि इनको अगर डायरेक्टली यूज करना है तो हमें कहीं ना कहीं अलॉय के फॉर्म में जाना पड़ेगा। बट ये सोचना भी नहीं, क्योंकि महंगे ही इतने हैं कि ट्रांसफार्मर लगने से पहले चोरी हो जाएगा, है ना? तो क्या सर कॉपर वाली चीजें चोरी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कॉपर भी ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता आता है, ये भी महंगा है, कॉपर भी थोड़ा महंगा आता है। बट अब क्या हो रहा है ना, अब चोरी नहीं होती। जब स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर या स्टार्टिंग में कोई चीज इंस्टॉल होती है ना, तो बहुत सारी चीजें चोरी हो जाती थी। इवन आज भी आप पेपर में कटिंग पढ़ते होंगे, ट्रांसफार्मर से कोई ट्रांसफार्मर टैंक से ऑयल ही चुरा ले गया, ऐसा होता है। बट क्या कर सकते हैं। बट धीरे धीरे वो चलन, जो चोरी का चलन है, वो काफी कम हो गया, क्योंकि चोर को भी पता है कि अगर ये चोरी होगा तो इसका सफर हम ही सफर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी हमारे घरों में, ठीक है? तो अब थोड़ा सा चोरी कम हो गई है, ठीक है? अदरवाइज कॉपर भी थोड़ा महंगा ही होता है। फिर एल्यूमिनियम, तो इस तरीके से पूरा चलता है। अब इनको कहाँ कहाँ यूटिलिटी, तो हमने देख लिया कि भाई इन दोनों चीजों की तो यूटिलिटी हम नहीं लेंगे, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम में जा सकते हैं। तो बेस्ड की ऑन दी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ किस तरीके का एप्लीकेशन है, हम लोग दोनों ही मटेरियल यूज करते हैं। जैसे अगर हम मशीन की बात करेंगे तो हम लोग कॉपर पे जाते हैं, मशीन की वाइंडिंग्स पे। और अगर हम लोगों को पावर ट्रांसफर करना होता है तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम से बने हुए अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर्स, जो कि मैंने पावर सिस्टम में डिटेल वर्जन में पढ़ाए हैं, ठीक है? चलो फटाफट अभी हमें इलेक्ट्रिकल मशीन को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी है। तो देखो कॉपर में वाइंडिंग ऑफ मशीन में क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है। देन एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का भी यूज हम लोग कई बार मशीन में भी कर देते हैं। जैसे आप सीलिंग फैन जो होते हैं ना, हमारे जो सीलिंग फैन, छत वाले पंखे, उसमें कॉपर की जगह पहले एल्यूमिनियम यूज होता था, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग भी यूज होती थी। फिर एल्यूमिनियम के बाद फिर कॉपर वाइंडिंग वाले यूज होने लगे। आप भी आज भी आप अपने आसपास कोई भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाना जो पंखे सुधारता है, उसके पास जाओगे तो पता लगेगा कि वहां पर एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाले पंखे भी अवेलेबल होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में बहुत पुराने लगे होंगे तो, ठीक है? तो यहां पर पर्टिकुलरली अब तो हम सीलिंग फैन में नहीं यूज करते, प्रॉपरली कॉपर वायर के ही यूज करते हैं। बट अभी भी ट्रांसफार्मर में फॉइल टाइप वाइंडिंग को लेके हम आज भी हम ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट वो लो वाइंडिंग होते हैं, लो वोल्टेज या लो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। काफी लो वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं। फॉइल टाइप क्या होता है? जैसे हमारे घरों में एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होती, कोई भी चीज को गर्म रखने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट देते हैं, तो वैसे ही फॉइल बिल्कुल थीन शीट होती है, कुछ इस तरीके से। मेरे पास एक इमेज भी है, ये देखो, ये फॉइल, ये इस तरीके से फॉइल्स होती है, और ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, और ये कहाँ पे रैप होती है? ट्रांसफार्मर पे, है ना? यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा। चलो, यूज टू कंस्ट्रक्ट ट्रांसफार्मर टैंक टू रिड्यूस स्ट्रे लॉसेस। ट्रांसफार्मर के टैंक बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है, ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है इसकी, कि ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और Al2O3 की लेयर फॉर्म करता है। तो आप बोलोगे सर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो नुकसान वाली बात है? नहीं, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड होके एक लेयर फॉर्म कर देता है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो, है ना? कितनी मजेदार चीज है कि जल्दी से पहले तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक लेयर फॉर्म कर लेगा, और वो लेयर क्या करेगी? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी पूरे इंटायर मटेरियल में। तो ये इसकी विशेषता है। ये मैंने सारे पॉइंट्स नोट फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से रखना है ना।
ये छोटे छोटे पॉइंट्स में देखो, इसको अगर डेप्थ में पढ़ाते तो बहुत डेप्थ में जा सकते थे, बट उतनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जो की पॉइंट्स मुझे मशीन के लिए जरूरत है वो मैंने लिख दिए। अच्छा, एक चीज और, काफी जगह पे एसएससी जेईई टाइप के एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है कॉपर से, है ना, बट ये स्टेटमेंट अधूरा है जब तक कि हम ये ना बोल दें कि व्हेन हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दोनों का सेम रख रहे हैं, है ना, रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों का अगर हम सेम रखेंगे तभी ये सब पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है, थोड़ी देर के लिए बताता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर और रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम बराबर रखें तो रो एल बाई ए और ये भी हो जाएगा रो एल बाई ए। अब ये एरिया किसका, कॉपर का, ये किसका, एल्यूमिनियम का। अब रजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी में चेंज कर दें तो कंडक्टिविटी में चेंज कर देंगे तो ये किसकी, कॉपर की और ये एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो L डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर और एरिया ऑफ कॉपर इक्वल टू यहाँ पे लेंथ और कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। तो लेंथ तो क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, लेंथ कैंसल आउट हो गए। तो आप देखो कि यहाँ पे जो एरिया है एल्यूमिनियम का, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर। अब ध्यान से देखो, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, कॉपर की ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा कॉपर के से, है ना। तो इसलिए एल्यूमिनियम का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर देन कॉपर का। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि सपोज करो सेम कैपेसिटी का अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको एल्यूमिनियम अगर यूज करते हैं तो मोटा आपको क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। और वहीं सेम कैपेसिटी का करंट अगर फ्लो कराना है तो आपको कॉपर से अगर बनाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा पतला वायर यूज कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम को यूज करोगे, सेम कैपेसिटी का करंट फ्लो कराओगे तो एल्यूमिनियम से बना हुआ कंडक्टर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है ना, बट ये रिस्पेक्टिव है, डायरेक्टली नहीं बोल देना। तब हम कैपेसिटी जब सेम रख रहे हैं, रेजिस्टेंस सेम रख रहे हैं, तब की बात है, ठीक है। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, गेट वगैरह में तो नहीं आता, बट इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर वाइवा के लिए आपको जरूरी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो हमारा डायग्राम था, ठीक है। थर्ड मटेरियल है इलेक्ट्रिक कार्बन। ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन ब्रशेस। अब देखो ब्रश कहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली पहले तो पर्पस देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक वो है क्या, एक रोटेटिंग पार्ट है मशीन का, एक रोटेटिंग पार्ट है और इसके ऊपर है ना, ये रोटेशन में किसी ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कंडक्टर्स रखे, ये कंडक्टर्स रखे रहेंगे, है ना, ये कंडक्टर्स रखे हैं और ये भी क्या कर रहे हैं, रोटेशन में, ये रोटेट कर रहे हैं रोटेशन में। अब मुझे किसी रोटेटिंग पार्ट से जिसके ऊपर कंडक्टर है उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है, उससे अगर मुझे करंट को कलेक्ट करना हो, क्या समझे, किसी भी रोटेटिंग पार्ट से जिसके ऊपर कंडक्टर प्लेस्ड है उनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा, उस करंट को अगर मुझे कलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे ब्रश लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया ब्रश और यहां से हम लोग करंट को कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये ब्रश क्या रहेगा, ये रोटेटिंग पार्ट है और ये क्या है, ब्रश स्टेशनरी पार्ट है, कुछ इस तरीके से। देखो समझो, ये घड़ी वाला जो हाथ है ना मेरा, ये ब्रश है और ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये वहीं क्या वहीं है, स्टेशनरी। ब्रशेस क्या है आपके, स्टेशनरी है, ब्रश क्या है आपके, स्टेशनरी है और ये मशीन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। मतलब आर्मेचर बोल लो, कुछ भी बोल लो अभी के लिए, बाकी तो सब एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा आगे। ये एक रोटेटिंग पार्ट है, तो किसी भी रोटेटिंग पार्ट से अगर हमें करंट को कलेक्ट करना है तो ब्रश, विद द हेल्प ऑफ ब्रश ही हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए गजब की चीज है, अब किसी को भी ये बताऊंगा और कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से नहीं है और उसको मैं ये बताऊं कि कोई भी घूमती हुई चीज से अगर मुझे कुछ करंट कलेक्ट करना है और वो कलेक्शन इस वजह से ही हो सकता है जिसको हम ब्रश बोलते हैं, इसके बीच में जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो अंधा बहरा सब यही बोल देंगे कि सर ये सरफेस तो स्मूथ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो ब्रश हो वो किस तरीके होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए।
तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक कार्बन को यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो वो क्या होता है, स्मूथ इन नेचर होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रशेस बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कार्बन को यूज करते हैं। ये कैसे बने होते हैं, मेड फ्रॉम ग्रेफाइट और अदर फॉर्म ऑफ कार्बन से बने हुए रहते हैं। बाकी डिटेल वर्जन में डीसी मशीन में आपको पढ़ाऊंगा। कार्बन स्मूथ होते हैं, हाँ, हालांकि कंडक्टिविटी जो कार्बन की वो एल्यूमिनियम एंड कॉपर से कम होती है। ठीक है, बट स्मूथ सरफेस इसका क्या है, एडवांटेज है। चलो एक और चीज है, ग्रेफाइट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बहुत स्टार मार्क कर लीजिए, कई सारी जगह पे पूछा जाता है ना। थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इसका कि डीसी मशीन, वैसे तो डीसी मशीन में मैं जाऊंगा जब ब्रशेस वगैरह पढ़ाऊंगा, बट ठीक है अभी के लिए थोड़ा सा देख लो, एक शॉर्ट समरी टाइप बता देता हूं, है ना। नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, देखो नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वो R = ρ 1 - अल्फा डेल टी वाला जो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, उससे बता रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब देखो मान लीजिए, सपोज करिए कि किसी मशीन में अगर हमारा करंट बढ़ता है ना, थोड़ी देर के लिए किसी मशीन में अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। किसी मशीन में करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो लॉसेस बढ़ेगा, लॉसेस बढ़ेगा। ठीक है, लॉसेस बढ़ेगा, और यहां पे लॉसेस बढ़ा तो इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि सपोज करो करंट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, लॉसेस बढ़े, तो यहां पे टेम्परेचर, क्योंकि अगर ये मटेरियल यूज करते हैं ग्रेफाइट, तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब देखिए ये जब चीज हम वहां पढ़ेंगे, ब्रश ड्रॉप, एक ब्रश ड्रॉप होती है, ये जो ब्रश होंगे ना इसके अक्रॉस अगर मैं ब्रश ड्रॉप देखूं तो वो कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते क्योंकि करंट के फॉर्म में लिखेंगे ज्यादातर, है ना, IR, ब्रश ड्रॉप, है ना, IR, I × R। तो ये ब्रश ड्रॉप क्या होता है, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप लिख लो इसको अच्छे से, अगर लिखना हो तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, VBD, है ना, ध्यान रखना है, डीसी मशीन में हम लोग डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप VBD क्या होता है, I × R। तो सपोज करो यहां पर क्या हुआ, अगर करंट बढ़ेगा, ब्रश के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जब वो घर्षण में जा रहा है या जब फ्रिक्शन में जा रहा है, क्योंकि बहुत स्मूथ सरफेस है, फिर भी कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, अगर करंट बढ़ा तो अगर हमने ब्रशेस ग्रेफाइट के बने हुए देखे तो ग्रेफाइट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो रेजिस्टेंस उस तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा एक फिक्स्ड वोल्टेज ही इसके अक्रॉस ड्रॉप हो सकता है। तो आप देखोगे डीसी मशीन, जो लोग थोड़े बहुत पढ़े होंगे डीसी मशीन अपने सेमेस्टर वगैरह में, तो उन्होंने देखा होगा ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप या ब्रश वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो 1 वोल्ट पर ब्रश या 2 वोल्ट पर ब्रश, इससे ज्यादा नहीं होता है, और वो फिक्स्ड होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है ना। तो ये एक रीजन था कि वो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट क्यों होते हैं। बाकी मैं डिटेल वर्जन अभी यहाँ पढ़ाना नहीं चाहता था, बट ये मैं डीसी मशीन में वापस से रिपीट करूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिक कार्बन, किसके लिए यूज होते हैं, ब्रश बनाने में यूज होते हैं। चलो तो इस तरीके से हमारे कंडक्टिंग मटेरियल खत्म हो जाते हैं। अब चलते हम जल्दी से मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करे अपने अंदर, वो मटेरियल क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे, है ना, सिंपल भाषा में। द मटेरियल दैट अलाउज फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू देम आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब क्या क्या इनका परिचय दे देते हैं, आपका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इनके जो टाइप्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, दूसरे भाई साहब है पैरामैग्नेटिक, और तीसरे हैं फेरोमैग्नेटिक, और चौथों को भी वैसे ये कजिन ब्रदर है ना, ये सगे ब्रदर है, ये कजिन है, फेरी मैग्नेटिक। जनरली स्टूडेंट्स 3 ही को ज्यादा पढ़ते हैं, फेरो, डाई और पैरा। फेरी मैग्नेटिक क्या है, इसका भी स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो 1 बाय 1 देखते हैं डायमैग्नेटिक क्या होता है। चलो फटाफट देख लेते हैं डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में जाने से पहले आपको 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो ये बार मैग्नेट था हमारा, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउट ऑफ मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से, अरे ये मैंने गलत बना दी, ये नॉर्थ से साउथ जाएगा ना, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, बार मैग्नेट के आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होता है,
बट इनसाइड में क्या रहेगा, अगर मैं अंदर की साइड में देखूं तो अंदर में डायरेक्शन रहेगा साउथ से नॉर्थ जाता हुआ, साउथ से नॉर्थ जाता हुआ। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं, है ना, इसको मैं सिंबल करूं थोड़ी देर के लिए, डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल से सिंबल करूं तो एक बार मैग्नेट टाइप का मैं ले लेता हूं, डाइपोल मूवमेंट है ना, ये नॉट बार मैग्नेट, इस सिंबल को मैं कर रहा हूं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो एरो में कुछ इस तरीके से बना दूंगा, साउथ से नॉर्थ जाता हुआ। ये है मैग्नेटिक डाइपोल का नोटेशन, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई यूज करता हूं, बार बार ये कहां बनाते रहूंगा, और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं इसको, तो सिंप्लीफाई इस तरीके से कर दूंगा कि मैं अब एरो से ही नोटेशन दूंगा, है ना। एरो का मतलब है ये वाली साइड क्या है साउथ, ये वाली साइड क्या है नॉर्थ, ठीक है, समझ में आया। अब मैं पूरे डिस्कशन में आगे के भी जो बहुत डिटेल वर्जन में जब मैं बीएच कर्व वगैरह पढ़ाऊंगा ना आपको, तब यही एरो से मैं सिंबलाइज करूंगा, ठीक है। तो ये एरो का मतलब क्या, साउथ इधर और नॉर्थ इधर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। चलो ये तो नोटेशन था। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल में साहब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये रखा डायमैग्नेटिक मटेरियल एक तरीका, और मैंने बोला अभी कि यहां पर नो एब्सेंस है मैग्नेटिक फील्ड की, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से मैं डिनोट करूंगा बार बार मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ताकि बार बार कहां लिखेंगे इसको, तो इसका मतलब है कि यहां एब्सेंस, इसका मतलब एच क्या है यहां पे जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जीरो, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एब्सेंस है, मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस है। जब मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस होता है तो इसके अंदर कोई डाइपोल्स रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं, यहां पे नो डाइपोल्स, नो डाइपोल्स। कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी डाइपोल नहीं रहेगा। जैसे ही हम इस मटेरियल के ऊपर, जैसे ही इस मटेरियल के ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब क्या कर देंगे, H नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल्स बनेंगे, जो कि क्या रहेंगे, कौन सा कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं, ब्लू कलर वाला, मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो मैग्नेटिक डाइपोल इस डायरेक्शन में, हमने इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो इसके अंदर के जो डाइपोल है वो कैसा एक्ट करेंगे, वो अपोजिट एक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट एक्ट करेंगे। मतलब मैं अगर इसको यूं शो करूं कि कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं अपन कलर, क्योंकि हेडिंग और उसका सेम कलर हो जाएगा, है ना। चलो, तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, मतलब अलाउ नहीं करना चाहती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, तो ये मटेरियल क्या है ना, थोड़ा आलसी किस्म का है, ये बोलेगा यार हमसे पास मत हो, एक आध दो पास करना हो तो कर दो, बट हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, आपको दाएं बाएं से निकल जाओ, है ना। तो इस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो जैसे सपोज करिए डायमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर मुझे इसको थोड़ा सा अच्छे से बताना हो, समझाना हो आप लोगों को, तो क्या ऐसे समझा सकता हूं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या कर रहा है, हमारी जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये अब कोने से आ रही है, तो इसको बोलेगा यार तुम्हारे पास साइड में रास्ता है, साइड से निकल जाओ, हमको डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। इधर सबसे लास्ट वाला, इधर कोने वाले को बोल देगा तुम साइड से निकल जाओ यार, हमको डिस्टर्ब मत करो, है ना। अब ये सेंटर वाले का क्या करेगा, सेंटर में आ रही है एक चीज, तो ये बोलेगा सेंटर वाले तुम भी कोशिश करो कि मटेरियल में मत आओ, बट थोड़ा साइड से निकल जाओ। तो ये पास तो करेगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स, बट वो बहुत ही एकदम क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, मतलब इसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा देख रहा होगा कि उसके सामने से आ रहा है और सारी के सारी डाइवर्सिफाई हो रही है, डाइवर्स हो रही है, डाइवर्स हो रही है, अलग अलग जा रही है, उसके पास में नहीं आ रही है मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्स होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये रहा बिहेवियर हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल का, कि ये अलाउ नहीं करते आसानी से, है ना। क्यों, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इंटरनल जो भी डाइपोल्स बनेंगे वो अपोजिट बनते हैं। क्यों बनते हैं, डिटेल वर्जन में अभी हम लोग नहीं जा रहे, ना ही हम डिटेल मटेरियल पढ़ रहे हैं, ना ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो डाइपोल्स के पी फूंड, एस टाइप, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब चीजों की बात अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली आप ये देखिए अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से डायमैग्नेटिक के, कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, AU एंड डायमंड, ठीक है। तो ये
डायमैग्नेटिक के कुछ एग्जाम्पल मैंने बना दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, देखिए पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब आप देखोगे ना केमिस्ट्री में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने सुना होगा, तो कुछ यहाँ पे डाइपोल्स जो होते हैं वो पहले से, है ना, कुछ डाइपोल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, कुछ डाइपोल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी पैरामैग्नेटिक के मैं एग्जांपल बता रहा हूं ना, यहाँ पे सारे के सारे एग्जांपल, इनमें जब आप केमिस्ट्री में जाओगे तो वहां पे देखोगे इनका जब वो पूरा हम लोग भरते हैं ना स्पिन्स ब्लॉकेज में कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, वो जब काउंट करते हैं तो वहां पता लगेगा कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ रहते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स यहाँ पे रहेंगे। ये क्यों, किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। चलो, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी इस डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी हमने इस डायरेक्शन में, तो ये सारे के सारे डाइपोल जो होंगे ना एक्टिव हो जाएंगे और ये अलाइन कर जाएंगे इस डायरेक्शन में, अलाइन कर जाएंगे इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे? हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ये है ना, क्या कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंटरनल का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। चलो, तो ये एग्जांपल है कुछ। अब इसको देखो, यहाँ पे देखते हैं कि सपोज करो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है एक, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, तो यहाँ पर देखो ये बोलेगी चलो चले जाओ यार, हमारे अंदर से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे अंदर से चले जाओ। थोड़ा सा अलाउ करेगी, बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं, थोड़ा बहुत अलाउ करेगी, ठीक है। ये इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से, और ये बीच वाली तो एज इट इज ऐसे पास होने की कोशिश करेगी, है ना। मतलब कुल मिला के ये मान के चलो कि थोड़ी सी लाइंस, इसको मैं एक बार और बना देता हूं, है ना, इसको एक बार और बना देते हैं। ये हमारी इस बाहर जाते हुए दिखाते हैं, फिर थोड़ा सा अंदर, फिर, ठीक है। इसका मतलब है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल हल्की फुल्की लाइंस को क्या करेगा, अपने अंदर पास करने की कोशिश करेगा, हल्का हल्का, बिल्कुल बहुत ज्यादा कंजर्व नहीं कर रहा है, हल्का सा कंजर्व कर रहा है। ये तो डायमैग्नेटिक तो क्या था, बिल्कुल ही डाइवर्स कर रहा था कि यार दूर हट जाओ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पास होने नहीं दे रहा था। पैरा क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत जितना है उतना अलाउ कर जाओ, एक्स्ट्रा मत आओ, यहाँ से हवा से मैं नहीं लेके आ जाऊंगा इस वाली फील्ड को, ये जब यहाँ से जा रही है ना तो इसको यहीं से जाने दो, इसको मैं नहीं खींच रहा हूँ, है ना, इसको नहीं खींच रहा हूँ, ना ही इसको खींच रहा हूँ, जो मेरे थोड़े बहुत आसपास है ना उनको बोल रहा हूँ कि चलो आ जाओ, मेरे इसमें से निकल जाओ, थोड़ा सा अलाउ कर रहा है, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, पोटेशियम, ऑक्सीजन, टंगस्टन एंड रेयर अर्थ मेटल्स जो कि पैरामैग्नेटिक में आते हैं। अब देखो एक मजेदार चीज बताता हूं, आपने ये वाली चीज तो पढ़ी होगी नेटवर्क थ्योरी में, रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो यहां पर हम बात करें कि अगर पैरा और डाई दोनों की, पैरा की बात करें एंड डाई की, दोनों डायमैग्नेटिक की, दोनों की अगर बात करें तो दोनों के रिलेटिव परमेबिलिटी लगभग बराबर होती है, 1 के आसपास ही रहती है। इसका मतलब है कि डाई और पैरा की रिलेटिव परमेबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। एक यहां पे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा भगा रहा है, डाइवर्स कर रहा है, और यहां पे थोड़ा सा कंजर्व कर रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, या यूं भी कह सकते हैं कि जितना आ रहे हो उतनी पास कर रहा है बस, है ना, मना भी नहीं कर रहा है और ना ही बहुत ज्यादा खींच रहा है, न्यूट्रल है ये, है ना, एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। बट थर्ड नंबर का जो मटेरियल है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये मटेरियल क्या करता है, ये मटेरियल बोलता है कि मेरे अंदर तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और मैं क्या हूं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाऊंगा अगर मेरे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, है ना। जब आप मैग्नेटिक फील्ड 0 दे रहे हैं तब भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डाइपोल्स बहुत ज्यादा होंगे, डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे कंपेयर टू दिस पैरा। यहाँ पे कम थे, यहाँ पे क्या होंगे, डाइपोल्स ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक डाइपोल्स की संख्या ज्यादा होगी जब आप मैग्नेटिक फील्ड 0 रख रहे हैं तब भी, बिकॉज ऑफ हेवी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो यहाँ पे ये लार्ज मात्रा में क्या होंगे, डाइपोल्स इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाएंगे,
ठीक है। देखिए पैरामैग्नेटिक में भी क्या हो रहा था, पैरामैग्नेटिक में भी स्ट्रेट लाइन में ही अलाइन हो रहे थे, बट ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं थे, बट यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये इंटरनल का डायरेक्शन भी सेम रहेगा एक्सटर्नल से, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अलाउ कर रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस मटेरियल में आप देखो, इस मटेरियल में बहुत अच्छे से आपको नजर आएगा। अब यहां पे देखोगे आप तो ये देखोगे कि यहां पे जाता हुआ चीज भी यहां पे से निकल रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मतलब यहां मतलब यहां पे जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, सेंटर वाला पोर्शन है, इस पे ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये मटेरियल क्या कर रहा है, मेरे अंदर इधर से दाएं से बाएं से जहां से भी हो सकता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा अलाउ कर रहा है, ज्यादा परमिशन दे रहा है, ज्यादा परमिशन दे रहा है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करने की, है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो म्यूआर होता है वो परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड देम, तो यहां पे ये ज्यादा से ज्यादा अलाउ करती है, इस वजह से ये रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 2500 से 4000 के बीच में रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। देखिए कंपेयर करिए, अगर ये रिलेटिव परमेबिलिटी एबिलिटी है, परमिशन की, अगर परमिशन का सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पे परमिशन क्या है, 1 है, और यहाँ पे परमिशन कितना है, 4000, 2500, 4000, इसका मतलब क्या है, ये उड़ते कबूतर को भी बोलेगी कि मेरे इधर से पास हो जाओ, मेरे इधर से रास्ता है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, ये क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही, कन्वर्स, और ये क्या कर रहा है, डायमैग्नेटिक क्या कर रहा था हमारा, डाइवर्स, कहां गया डायमैग्नेटिक, ये रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्स, है ना, और वो कन्वर्स। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल मशीन में यही तो चाहिए कि जो हमारा कोर हो, ट्रांसफार्मर का जो कोर हो, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करे। वो क्यों करे, वो आगे के डिस्कशन में आपको बताऊंगा, है ना। अभी ये समझिए कि फेरोमैग्नेटिक ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से निकालता है। FeCO, कोबाल्ट, निकल, GD, DY, इनके नाम सर्च कर लेना है, गैदोलियम नियम करके है कुछ, है ना, और DY को भी सर्च कर लेना, डाइडो कुछ करके है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे इसलिए याद नहीं है नाम, है ना, तो सर्च कर लेना, बाकी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए, है ना। तो ये थे फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की। ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए किसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी कितनी जा रही है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, 1 है बाकी दोनों की, और ये फेरोमैग्नेटिक की क्या है, काफी हाई है ना। तो इतनी ही जानकारी की जरूरत थी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर BH कर्व वगैरह भी बनवा दो, बिल्कुल बनवाऊंगा। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं अभी यहाँ पे डिटेल वर्जन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। जब एक्चुअल मशीन स्टार्ट होगी और वहां पे जब हम मटेरियल कोर की बात करेंगे, तो वहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं बहुत ही डिटेल में 1 घंटे तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो वहां पे जरूरत है। अभी मैं यही 1 घंटा पढ़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उस जगह उस कॉन्सेप्ट का काम यहाँ पे नहीं है। वहां रिलेटेबल लगेगा आपको, यहाँ पे इररिलेटेबल लगेगा, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसको हम बहुत डिटेल वर्जन में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरीमैग्नेटिक मेटल का ये समझिए कि जब भी हमें हाई फ्रीक्वेंसी लो पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन करना हो तो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। बस इतना सा स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कि फ्रीक्वेंसी जब हाई फ्रीक्वेंसी जब यूज करेंगे तो एडी करंट लॉस ज्यादा होते हैं, एडी करंट लॉस आपके ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी एडी करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये बिल्कुल भी मत समझना, है ना यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो पता चले स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। एडी करंट के बारे में अभी बिल्कुल भी कुछ मत समझो, जब एडी करंट पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में तब समझना, ये रिलेशन भी मत समझना। अभी सिंपली ये समझिए कि किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दूसरे पैरामीटर के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं ना यहाँ पे, इसलिए जनरली ये सोचना कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जब हम यूज करेंगे तो एडी करंट लॉस ज्यादा होंगे। उस एडी करंट लॉस को हमें रिड्यूस करना है अगर,
तो हमें रजिस्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और रजिस्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें, क्योंकि फेरीमैग्नेटिक में इनहेरेंटली रजिस्टिविटी फेरीमैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक से ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर डिजाइन जब करेंगे तो ये रजिस्टिविटी फेरी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये एडी करंट लॉस कम कर देगी। बट यहां पे कतई ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो एडी करंट लॉस ज्यादा होता है, ऐसा नहीं, ये अधूरा स्टेटमेंट है। इसको पूरा करेंगे जब हम एडी करंट पढ़ेंगे तब, है ना, वहां ये भी बताऊंगा। चलो जो बताऊंगा वो वहां पे पढ़ेंगे, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये बिल्कुल भी अभी मत सोचना कि फ्रीक्वेंसी से एडी करंट का कोई रिलेशन है, नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में एडी करंट ज्यादा होता है। क्यों होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब ट्रांसफार्मर में एडी करंट पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से सीखोगे, ठीक है, समझ में आया। हालांकि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो फेरीमैग्नेटिक की कम होती है फेरो से, बट ड्यू टू रजिस्टिविटी, इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या यूज करते हैं, ताकि ये क्या करेगा, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे भी एडी करंट लॉस को कंट्रोल करके रखेगा, रिड्यूस करके रखेगा, ठीक है। तो जो भी हाई फ्रीक्वेंसी लो पावर ट्रांसफार्मर हम डिजाइन करते हैं तो उसका कोर फेरीमैग्नेटिक से करते हैं, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सारा बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये रही आपके मैग्नेटिक मटेरियल की डिटेल। चलो एक क्लास देख लेते हैं फटाफट कि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है। इंसुलेशन आपको पता ही है कि कोई भी कंडक्टिंग पार्ट को नॉन कंडक्टिंग पार्ट से अलग करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में एक ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा जिसमें से करंट नहीं जाए, ठीक है। जैसे कोई वायर है आपका, वायर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक कोटिंग करते हैं ना, रबर ही समझ लीजिए उसको। और आपने देखे होंगे जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन आता है तो जो मोजा पहनता है, जूते पहनता है, वो काहे के पहनता है, रबर के पहनता है। इसका मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल यूज हो रहा है ना, एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज हो रहा है ताकि कंडक्टिंग मटेरियल से आपको करंट ना लगे, शॉक ना लगे। इस तरीके से मैं समझा सकता हूं। तो इसका मतलब है इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, यूज्ड इन मशीन टू सेपरेट, मशीन में कैसे यूज होता है, सेपरेट कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स सच एज वाइंडिंग्स फ्रॉम द कोर और टर्मिनल्स फ्रॉम द टैंक। अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो टैंक से हमारे टर्मिनल्स को सेपरेट करें, जिसको बोलते हैं बुशिंग्स। वो लंबी लंबी बुशिंग्स निकलती है ना, वहां पे सिरेमिक्स की बनी हुई रहती है, वो सारे के सारे क्या इंसुलेटिंग मटेरियल्स ही है। क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये ऑलरेडी जब इंसुलेटिंग मटेरियल्स, सिरामिक वगैरह, ये सारा चीज हम लोग पावर सिस्टम में बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझो कि इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पार्ट को सेपरेट करने के काम आते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कोर के अंदर भी तो करंट फ्लो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा नहीं जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। हाँ, वो उसकी कंडक्टिविटी कम जरूर हो सकती है, बट कुछ थोड़ा करंट तो पास हो ही सकता है। उसी को आगे चल के हम एडी करंट और ये सर्कुलेटिंग करंट और ये सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है। उसको हमें कंट्रोल करना, तभी तो हम कोर के ऊपर इतना काम करते हैं। वो उसके पूरे मशीन्स में सबसे ज्यादा जो डिजाइन पे हम फोकस करते हैं वो हमारे कोर पे ही डिजाइन पे फोकस करते हैं। वाइंडिंग्स वगैरह में बहुत ज्यादा काम नहीं है, कोर के ऊपर सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारा मटेरियल्स के बारे में हमने फटाफट इंफॉर्मेशन ले ली। तो ये तीनों मटेरियल जो थे वो आपके काम के थे, जिसमें से मैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा काम वाला था, है ना। और इसमें भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर कोर होते हैं ना, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर कोर होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। ये जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, हमारे पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं, वो सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए आगे चल के जब हम ट्रांसफार्मर में जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक को और थोड़ा सा डिटेल वर्जन में पढ़ाऊंगा। सॉफ्ट मैग्नेट, हार्ड मैग्नेट क्या होता है, बीएच कर्व क्या होगा, सीआरजीओस क्या होगा, ये सारी डिटेल हम लोग फेरो को जब हम डिटेल वर्जन में ले जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो एट दिस नोट हमारे लगभग सारे बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक लॉस यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे बात करेंगे और वहां से हम एक्चुअल हमारा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं। और अगला टॉपिक जो होगा वो मशीन के प्रिंसिपल्स पे होगा। तो मजा आ रहा है पूरी जर्नी में। तो बहुत ही इत्मीनान से आपको नोट्स बनाना है। नोट्स हालांकि हम देंगे थोड़े दिनों बाद, बट फिर भी आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट जरूर बनाइएगा। ये आपके लिए धरोहर है, आपकी धरोहर है, पुश्तैनी चीज है ये। जब एक बार नोट्स अच्छे से बना लोगे अपनी हैंड राइटिंग में तो इसको रिवाइज करना बहुत आसान होगा आपके लिए। अपनी हैंड राइटिंग में रिवाइज करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। प्लीज आप कंफर्ट के पीछे मत भागना कि रेडीमेड नोट्स मिल रहे थे हम अपने नोट्स क्यों बनाएं। नहीं, ऐसा मत करना। नोट्स बनाओगे तो ज्यादा रिवीजन अच्छे से कर पाओगे।
और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। हाँ, हमें डेप्थ में उतना ही जाना जितनी हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। लेक्चर्स को पढ़िए इत्मीनान से, धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट कवर होंगे फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, उनको न्यूमेरिकल को हमें प्रैक्टिस करते रहना है। और अभी जब ये नया नया मशीन अभी स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे जब पढ़ रहे हैं, तो जो आपके ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स आपने बेसिक्स में पढ़ लिए होंगे, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो डेटा बहुत इकट्ठा होते जाएगा। मशीन में देखोगे एक कॉपी पर ही 250 2 कॉपी, और मैं गारंटी बता दूं कि मशीन खत्म होते होते 500 पेज की कॉपी शायद कम पड़ जाए आपकी, क्योंकि इतना कंटेंट देंगे, क्योंकि उतना जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑलरेडी शॉर्ट पढ़ाया जा रहा है, बट उतना ही शॉर्ट है कि 500 पेज तो आराम से भरेंगे आपके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल्स के साथ और आगे की चर्चा बढ़ाएंगे आगे हम। ओके, थैंक यू।